नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। 5 अगस्त 1965, जी हां, एक ऐसी तारीख जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसा मंसूबा जिसे वो कामयाब करने के लिए जी जान से जुटा था। उम्मीद थी कि 1962 में चाइना के साथ भारत को जो शिकस्त हासिल हुई थी, उसके बाद भारतीय सेना के हौसले पस्त हो चुके होंगे, भारत का खजाना भी खाली हो चुका होगा, लिहाजा उसके किसी भी एग्रेशन का जवाब नहीं दिया जा सकेगा। और इसी पूरे मंसूबे के बीच एक ऑपरेशन का नाम रखा जाता है, जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर कहते हैं। यह नाम बहुत ही रोचक है और उसके पीछे भी कहानी है। आज हम अपने इस एपिसोड के जरिए पाकिस्तान की उसी ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि बाद में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में तब्दील हुआ, और कैसे भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पूरी कहानी को हम समझेंगे और हमारे देश के शूरवीरों के बारे में जानेंगे, किसी और से नहीं बल्कि रिटायर्ड कर्नल एसपीएस खुराना साहब से। जय हिंद सर। जय हिंद आशुतोष। सर, ऑपरेशन जिब्राल्टर एक ऐसा ख्वाब जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने देखा था, लेकिन वो एक बार फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा साबित हुआ। लेकिन आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि 5 अगस्त 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर ही नाम क्यों रखा गया और कैसे पाकिस्तान ने सोचा कि वो भारत के कश्मीर के जो इलाका है उस पर कब्जा कर लेगा। आज 5 अगस्त है। आज से 58 साल पहले 5 अगस्त 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ। पर मैं कहूँगा ये 5 अगस्त 1965 को नहीं हुआ, इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 1963 को हो गई थी। 27 दिसंबर 1963 को क्या हुआ कि श्रीनगर में हजरत बल करके एक मुस्लिम शनाइन है, वहाँ पर उनके प्रॉफिट मोहम्मद का एक रेलिक रखा हुआ है, एक बाल जिसे कहते हैं, वो मिसिंग हो गया। किसने किया, क्यों हुआ, वो अलग रीज़न थे। पर जब ये खबर वहाँ श्रीनगर और आसपास फैली, मैसिव प्रदर्शन शुरू हो गए, मैसिव। पूरा का पूरा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो घुटनों पे आ गया। और ये कह दो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से पंगु हो गया, और ये कई हफ्तों तक चला। इससे क्या हो गया, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलल शुरू हो गया। ये पाकिस्तान ने देखा कि यदि ऐसा हो जाता है तो उसको एक, जैसे कहते हैं ना, उसके मुंह में लार टपकने लगी, एक उम्मीद लगने लगी, और उसे लगा कि ये तो बस हमें चिंगारी एक देने की ज़रूरत है। तब उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, तब के जनरल साहब ने, कि इंडिया इज सिटिंग ऑन टिन बॉक्स हैविंग द फ्यूल, वी हैव टू जस्ट पुट ए मैच ऑफ फायर। तो मतलब क्या है कि अपने आप एक्सप्लोड होगा, जम्मू कश्मीर जाके उनकी झोली में गिर जाएगा। ये प्लानिंग तब से शुरू हो गई जब उन्होंने देखा कि ये हुआ। अब देखिए 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। उधर से चाइना 1964 में एटॉमिक ब्लास्ट करता है पहला जी। तीसरा, हम एक्सपेंशन कर रहे थे 1963 में। हमारे पास पैसा बहुत कम था, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी थी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस उतनी थी। जैसे आपने कहा 62 में हम लड़ाई हार चुके थे, हम उसको मानते हैं, लड़ाई हार चुके थे, क्योंकि शायद हमारी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, या हम उतना ट्रूप्स को जितना वेपन और इक्विपमेंट चाहिए था नहीं प्रोवाइड कर पाए। इसका असर भी उन्होंने देखा कि अभी इंडिया मार खाया हुआ है, मोरल लो है, तो ये पूरी वॉर लड़ने काबिल नहीं है। पर ये सारे फैक्टर आप मिला लो, तब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, वो थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की। ये प्लानिंग उनकी 64 से शुरू हो गई। 1964 से इन्होंने एक रेडिकल सेल बनाने शुरू कर दिए श्रीनगर और वैली में। उनका मेन काम था कि लोगों को भारत के विरुद्ध भड़काना, और ये सेल तब काम करेंगे जब फॉर्मल अटैक होगा पाकिस्तान का, तब ये सेल हमको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और हमारा वहाँ पे काम करना आसान हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया, साथ में अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, आज़ाद कश्मीर राइफल्स के
और साथ में कुछ वॉलंटियर्स दूसरी जगह से भी लेके, खैबर पख्तूनवा से कुछ वॉलंटियर उन्होंने पीओके से ले लिए, इस तरह सब जगह लेके इन्होंने एक फोर्स बनाई। इसमें एलिमेंट्स रखे स्पेशल फोर्सेस के, लाइक कमांडोज के सबके, और इनको 120 जैसे हम कंपनी कहते हैं, कंपनी के उसमें बांटा और उनको नाम दिए अलग अलग, जो उनके वॉरियर्स के नाम थे, जैसे गजनवी, खिलजी, आप जानते हो इतिहास में ये सारे नाम हैं, तारिक और इस तरह के कई नाम, खालिद दिए। इनको बना के 12 डिव के जनरल थे, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, उनकी कमांड में इनको यहाँ भेजा और इंट्रोड्यूशन, इनका जो ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया वो था 5 अगस्त 1965 को। ये 5 अगस्त 1965 को पूरी तैयारी के साथ में ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर ही नाम क्यों रखा सर इसका? हाँ, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिब्राल्टर जैसा आप जानते हो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका ऑलमोस्ट टच करता है उसके पास में, बट छोटा सा एक सी का टुकड़ा है स्पेन के पास, स्पेन और अफ्रीका के बीच में। 711 में तब इस्लामी रूलर थे तारिक इब्न जाहिद, ये अपनी ट्रूप्स के साथ में वहाँ जाके जिब्राल्टर पे इन्होंने बेस बनाया और बोट से क्रॉस करके सी को उधर गए। और इन्होंने खास क्या किया, इन्होंने पूरी अपनी बोट्स जला दी। बोट जलाने का मेन पर्पस था कि हम कोई भी वहाँ से रिट्रीव ना कर पाए, कोई वापस ना आ जाए, रिट्रीट ना कर पाए। इसका मतलब कि या तो लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे। उन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़के और स्पेन के क्षेत्र में अपना मुस्लिम रूल कायम किया, जो 711 से लेकर 788 तक रहा जी। और जिब्राल्टर नाम ये देने का था कि उसको लीड करने वाले जो तारिक थे, उन्होंने पहले वहां पर जाके मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश किया था, इसलिए इसको उन्होंने जिब्राल्टर नाम दिया। यानी कि उन्होंने सोचा कि जो उस समय के मुस्लिम रूल्स ने किया था, आक्रांताओं ने किया था, वो कश्मीर को जिब्राल्टर बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही। और एक फिलॉसफी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में जाए कि साहब जो काम हमने बहुत नेक नियत से जो इस्लाम को फैलाने के लिए किया, वो हम कश्मीर में कर रहे हैं, तो इस्लामिक वर्ल्ड का भी सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा, इसलिए नाम जिब्राल्टर रखा। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने छोटी छोटी पॉकेट्स में, जैसे मैंने बताया 120 एक कंपनी स्ट्रेंथ का भेजा और उनको भी छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया। इनको कई तरह के टास्क दिए गए थे। पहला ये था कि आप लोकल्स के साथ मिलके इनको इंस्टिगेट करो और इनको भड़काओ। दूसरा, आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक करो, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, इसको डिस्ट्रॉय करो। क्यों डिस्ट्रॉय करोगे? कि आर्मी का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। जब आर्मी का मूवमेंट खत्म होगा, अनरेस्ट पैदा होगा कश्मीर में से, और आर्मी मूव नहीं कर पाएगी। यहां से रोड्स एंड ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा, उनका जब चीजें रुकेंगी तो अनरेस्ट पैदा होगा। तब हमारे जो स्लीपिंग सेल वहां काम कर रहे हैं, जो इन्होंने रेडिकल सेल्स बनाए थे, वो उनको पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनका एरिया काफी फ्लैट है, जबकि हम पीर पंजाल क्रॉस करके आते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो ये सब ये पाकिस्तानी आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसमें एंटर करते, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर ये सोच भी रहे तो हिंदुस्तान फौज तो वहाँ पे तैनात थी, तो एंटर कैसे कर रहे थे? इनको पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये कश्मीर ड्रेस में आते थे, कश्मीरी पहरावा पहनते थे। अच्छा, ये पूरी तरह से पाकिस्तान की यूनिफॉर्म, पाकिस्तान का ना यूनिफॉर्म ना पाकिस्तान का कोई सिंबल होता था। ये पूरी कश्मीरी ड्रेस पहनते थे। और क्योंकि जैसे कबायलीज की तरह, जैसे उन्होंने 1947-48 में जब लड़ाई हुआ तो कबायलीज वहां पर आए थे। आपको पहचान करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता, उनको डिस्टिंग्विश करना। यदि कोई जैसे देखिए उस ड्रेस में पहन रहा है और 2-4 बकरियां भी पकड़े हुए हैं, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि वो कौन है। उसी पॉपुलेशन में आप मिक्स हो जाओगे, उसी जनता में आप मिक्स हो जाओगे, पर उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जबकि ये हथियारबंद है, ट्रेंड है, इसके साथ स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स भी साथ में हैं, और उनको पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया, क्या दिया गया। 3 दिन तक इन्होंने जब कार्रवाई शुरू की, तो पहले दिन जब ये खबर मिली कि यहाँ पर गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो इंडियन आर्मी इनको भी लगा कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो वैसे कर रहे होंगे। पर दूसरे तीसरे दिन से जब ये पता लगा, तब इन्होंने घर घर जाके सर्च करना शुरू किया।
इंडियन आर्मी ने और इनके कुछ ऑफिसर्स को पकड़ लिया। 4 ऑफिसर्स इनके पकड़े गए 8 तारीख तक जी। तब पता लगा कि यहाँ पर ये कैसा आ रहा। अच्छा, तब मैं पढ़ रहा था एक जगह कि जब ये जो 4 ऑफिसर्स पकड़े गए पाकिस्तान के आर्मी के, उनका इंटरव्यू आकाशवाणी में प्रसारित हुआ, तब लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान ने क्या हरकत की है। अच्छा, उन्होंने खुलासा कर दिया? नहीं, जब आकाशवाणी में जब बताया गया तब लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान की ये हरकत है और ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक मिशन के साथ में काम कर रही है। तब ये पता लगा कि इस ऑपरेशन का नाम भी जिब्राल्टर है, जिसके तहत यहाँ पर आए हैं और किस मोटिव को लेके आए हैं। बेसिकली सैनिक इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना, उनकी चोटियों पे, उनकी पोस्ट पे कब्जा करना, क्योंकि वो चाहते थे कि यदि हम कुछ पोस्ट पे कैप्चर कर लेंगे तो हम बार्गेन पोजीशन में आ जाएंगे और उस बार्गेन पोजीशन में आने के बाद में हम उनसे जम्मू कश्मीर का डील करवाएंगे और हम अपनी टेरिटरी वापस मांगेंगे। अच्छा, इसके 2 कारण और भी थे। देखिए, उस समय पाकिस्तान अमेरिका के बहुत पास में था। ये सीटों का मेंबर था, SCTO जो साउथ ईस्टर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मेंबर था, सेंटो का था और बगदाद पैक्ट में भी था। इन सब से क्या था, वो यूएस के पास में बहुत क्लोज होने के कारण इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन बहुत मिल रहे थे, ढेर सारा एमिनेशन मिल रहा था। पाकिस्तान को पता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन आ रहे हैं, क्योंकि आर्मी लेवल पे सब पता होता है कि इंडियन आर्मी के पास कौन सा वेपन है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और इनको एयरक्राफ्ट मिल रहे थे। अब डिफरेंस क्या था मैं बताऊं, हमारे पास जो टैंक्स थे वो नाइट में नहीं काम कर सकते थे, नाइट विजन कैपेबिलिटी नहीं थी। इनको पैटर्न टैंक मिले थे, नाइट विजन कैपेबिलिटी थी। हमारे पास एयरक्राफ्ट पुराने थे, इनको एयरक्राफ्ट मिले थे विद जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी थी। इनके पास इनको सबमरीन मिली थी और हमारे पास उस समय सबमरीन भी नहीं थी। हमारे शिप भी पुराने थे और हमारे पास सबमरीन को चैलेंज करने के लिए कोई हथियार भी नहीं थे। और तीसरा ये था कि हम 62 में जब हारे थे चाइना के साथ में, तो हमने बहुत पैसा लगाया अपना एक्सपेंशन करने में, पर हथियार इतनी जल्दी खरीदे नहीं जा सकते और उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। इंटरनेशनल आपको कोएलिशन करना पड़ता है, वहाँ से मार्केट से खरीदोगे। हमारी इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम डेवलपिंग उस स्टेज में आ रहे थे, पर अभी हम पुअर कंट्री थे। पाकिस्तान भी पुअर था, पर पाकिस्तान को खैरात में ही सारी चीज़ें मिली हुई थी, तो पाकिस्तान एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और इस ओवर कॉन्फिडेंस में उसने रन ऑफ कच्छ में मिड अप्रैल में एक गेम खेला। इसने एक ब्रिगेड की वहाँ पर डाल के एक लड़ाई लड़ी और हमारी कुछ टेरिटरी जिसमें एक गांव वगैरह कैप्चर कर लिया। हमको थोड़ा सा रिट्रीव करना पड़ा क्योंकि हम शायद उस अटैक के लिए एकदम तैयार नहीं थे। तो उसके कारण से इसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तो हम अपनी टेक्नोलॉजी और अपने टैंकों के बल पे कर सकते हैं। यानी कि कश्मीर के अलावा उन्होंने रन ऑफ कच्छ में भी एक मोर्चा शुरू वहां से किया। जब ये शुरू हुआ तो पहले उन्होंने, अब जब इनके पास टैंक आया तो उन्होंने कहा ट्राई कहाँ करना चाहिए। उन्होंने ट्राई के लिए एक प्लेस सोची कि यदि हम कहीं पंजाब में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, तो हम रन ऑफ कच्छ में करें जहां इनका बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि दलदल वाला एरिया भी है और एक टिपिकल टेरेन है। तो वहां पर उनको सक्सेस मिल गई, पार्शियल सक्सेस मिली। ऐसा नहीं कह सकते कि रन थ्रू हो गए, पार्शियल सक्सेस मिली, एक आध गांव और कुछ टेरिटरी आ गई। बट इससे उन्होंने एक मन में बैठ गया कि हम यदि लार्ज स्केल पे करें और शुरू करें हम जम्मू और कश्मीर से, तो हम इनको, इंडिया को अपनी बार्गेन टेबल पे ला सकते हैं। उस बार्गेन में हम इनसे जम्मू एंड कश्मीर वापस ले सकते हैं, जो वो मानते थे कि हमारा अपना हिस्सा है। शायद ये उनसे चूक हो गई। ये बड़ी चूक यहाँ पर हुई जब हिंदुस्तान को, यानी कि भारत को हमारे पाकिस्तान के पूरे गेम प्लान का मालूमात हासिल हो गई, आकाशवाणी पर प्रसारण भी हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, भारतीय सेना ने किस तरह से रिटेलिएट किया? देखिए, उस समय ऑपरेशन हमने भी चलाया, एयरफोर्स का ऑपरेशन भी चला, ऑपरेशन बेंगल के नाम से। इस तरह हमने इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के निकालना शुरू किया। लगभग कितनी संख्या में ये लोग घुस आए? ये तकरीबन जो अभी देखो स्ट्रेंथ कोई कंफर्म नहीं बताता, ये असेसमेंट किए जाते हैं। हर राइटर अपना असेसमेंट करता है। यदि पाकिस्तान से कहो तो वो कहते हैं हमने 5-6-7 हजार। इंडिया का कहना कि 30 से 40 हजार लोग इनमें ट्रेन किए गए थे और उनको 30 हजार को तकरीबन बॉर्डर के पास भेजा गया था।
अब स्ट्रेंथ हम लेते हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है उससे करीब 3-4 गुना तो होगी, तो 25-30 हजार की स्ट्रेंथ इनकी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट एरिया में आपको भेजना था हर, क्योंकि आप खाली वैली में नहीं भेज रहे, आप कारगिल में भी, द्रास में, इस सेक्टर में भी भेज रहे हो जहां उनका डोमिनेशन हो सकता था, क्योंकि आपने पूरा कैप्चर करना है। तो ये एक प्रकार का उनका एडवेंचर था जो उन्होंने कोशिश किया। हमने इनको निकालना शुरू किया और हमने देखा कि इनके आने के रूट्स कौन से हैं। इंडियन आर्मी ने उस रूट्स को प्लग करना शुरू किया। उस रूट में एक था हाजी पीर। हाजी पीर, और 28 अगस्त को हमने हाजी पीर पे कब्जा कर लिया। अभी 1965 की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी और इन्होंने क्या किया, पहली वेव इन्होंने 2-3 वेव में भेजे थे। जो हिस्ट्री की बुक्स कहती हैं पहली वेव में कई लोग पकड़े गए, कुछ लोग मारे गए, तो इन्होंने दूसरी वेव में भेजे, फिर आदमी भेजे, फिर तीसरी वेव में भेजे। जब 3 वेव फेल हो गई तो लोगों ने जनरल अयूब खान को बताया, जो उनके सलाहकार थे, कि आप इसको एक हार मान लो, विड्रॉ कर लो और कहो भाई हम सफल नहीं हुए इस ऑपरेशन में। पर उस समय एक पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को समझाया कि आप ये काम मत करो, यदि आप ये काम करोगे तो कल को पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और आप अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए इसको फुल स्केल वॉर पे ले जाओ। शायद अयूब खान ने उस चीज को सही समझा कि यदि फुल स्केल वॉर पे ले जाएंगे तो भारत हमको मुकाबला नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमारे पास में लेटेस्ट अभी इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है, हम सी पावर में, हम एयर पावर में और हम लैंड पावर में भी डोमिनेट करेंगे। ये बात सही है, हमारी टेक्नोलॉजी वीक थी, चाहे एयर की हो, चाहे नेवी की हो या हमारी लैंड की हो। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये उसका मिसफॉर्चून था कि वो हमारे मोरल को, हमारी स्ट्रेंथ को नहीं भाग पाया। पाकिस्तान ने सोचा था या जनरल अयूब खान ने सोचा था कि देखिए हम जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रहेगा। उसको ये नहीं मालूम था कि हम मैसिव रिटेलिएशन पंजाब प्लेन्स और इधर को करेंगे, जिसके लिए उसको भुगतना पड़ेगा और अपना नुकसान सहना पड़ेगा। सर ये भी हमने पढ़ा है कि सर जिस पंजाब प्लेन्स की आप जहां बात कर रहे हैं तो भारतीय फौज और उनके जो टैंक्स हैं हमारी सेना के, वो लाहौर के करीब तक पहुंच चुके थे। अब जैसा मैंने बताया आपको कि 28 तारीख को हमने जब ये कैप्चर कर लिया हाजी पीर, ये प्लग इन किया इनका रूट इनके आने का, तब 28 के बाद में अगले दिन 29 तारीख को पाकिस्तान के चीफ होते थे, वो थे जनरल मोहम्मद मूसा। मूसा का इंटरेस्टिंग एक और भी है कि ये जनरल मानिक शाह के कोस्टमेट थे IMA में। 1932 में जब इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की, जनरल मोहम्मद मूसा उस समय एज ए कैडेट थे और जनरल मानिक शाह भी एज ए कैडेट थे, ये फर्स्ट कोर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। तो उस समय जनरल मोहम्मद मूसा 1965 में आर्मी चीफ थे। इनको ऑर्डर मिल गया कि आप अटैक करिए, और अटैक करने में इन्होंने प्लान बनाया। इनका अटैक वैसे तो 1 तारीख को शुरू हो गया, 1 तारीख सितंबर को इनका अटैक शुरू हो गया और इन्होंने टैंक्स वगैरह के साथ में छम और जौड़िया सेक्टर है जो अखनूर के अपोजिट क्षेत्र में पड़ता है, वहां उन्होंने अटैक किया। क्योंकि छम और जौड़िया का सेक्टर पाकिस्तान की साइड से प्लेन है, हमारी साइड से वो थोड़ा नदी नालों के बीच में है, तो इर्रेगुलर जो टेरेन है। बट वहां उनको रेजिस्टेंस हमने काफी दिया, रोक के रखा। वो चाहते थे कि किस तरह अखनूर ब्रिज को कैप्चर कर ले, जो लाइफ लाइन था रजौरी, पुंछ एंड इस पूरे सेक्टर का, हम इसको काट देंगे। और इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया और दूर रोक के रखा। वो उस मिशन में सफल नहीं हुए। दूसरा, ये जनरल इंटरेस्टिंग है कि जो 12 डिवीजन के जनरल थे, क्योंकि ये छम जौड़ियाँ आप कैप्चर कर चुके थे, जनरल अख्तर हुसैन जो थे जिन्होंने ये ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, हमको सक्सेस बीच में मिल रहा था और हम ये छम जौड़ियाँ कैप्चर कर चुका था पाकिस्तान। इन्होंने देखा कि ये एक अहमदिया मुसलमान है, अहमदिया मुसलमान को सफलता मिलती है तो उसका नाम चढ़ जाएगा। इन्होंने इन बिटवीन द ऑपरेशन उसको हटा दिया। ओके, इससे क्या हो गया, जनरल अख्तर को, जनरल अख्तर को,
क्योंकि वो अहमदिया थे कि अहमदिया कर लेगा तो अहमदिया तो मुसलमान बहुत ऊंचा हो गया। तो पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान को मुसलमान मानते ही नहीं है। तो इसलिए ऑपरेशन हटा दिया। तो जो उनकी प्लानिंग चल रही थी, जिस प्लानिंग से वो आगे बढ़ रहे थे, उसको सेटबैक मिल गया। और वही पीरियड था जिसमें अखनूर पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ घंटे वेस्ट कर दिए और इंडियन आर्मी ने पूरी अपनी प्लेस सिक्योर कर ली थी। शायद यदि वो ना करते, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इंडियन आर्मी कोई इनकैपेबल है, कुछ और हो सकता था, बट इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते हुए इनको फिर पीछे से धकेलना शुरू किया, तब जाके हमारा अखनूर पूरा सिक्योर हो गया। तो हमने दूसरी प्लानिंग बनाई। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तब सबने सजेस्ट किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करना चाहिए, और वाई चौहान हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी थे वो भी। और लाल बहादुर शास्त्री को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था कि नेहरू जाने के बाद में ये कौन नया आ गया, इसमें क्या है, बट वो लाल बहादुर शास्त्री की जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी उसको एसेस करना में चूक कर गए। जनरल अयूब खान अपने आप को मिलिट्री कमांडर समझते थे, बट वो पॉलिटिकल लीडर को इंडिया के उसको असेस नहीं कर पाए। जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की बात आई, तब क्योंकि यूएनओ का रोल बीच में आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, प्रेशर पड़ेगा इंडिया का, अमेरिका का, ब्रिटिश का, ये सब चीजें होंगी। पर आप ये देखिए उस बीच में इन्होंने एक डिसीजन लिया और 6 तारीख को इंडियन आर्मी ने पंजाब के सेक्टर से क्रॉस किया, बागा में और आगे डेरा बाबा नानक में, खेमकरन में, इस सेक्टर में हम लोगों ने एंटर कर दिया और लाहौर के हम बाहर तक पहुंच गए। एक बाटा की फैक्ट्री होती थी वहां पे, अच्छा, उस तक हमने जाके उसको भी डिस्ट्रॉय किया। तो जब हम लाहौर के बाहर खड़खड़ाने लगे तब पाकिस्तान हिला, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी जमीन पे भारतीय टैंक आ गए हैं, वो भी लाहौर तक आ गए हैं, और जिसकी उनकी आर्टिलरी की रेंज में पूरा का पूरा लाहौर शहर वहां पर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम लाहौर के एक्सटीरियर में थे तब लाहौर खाली होना शुरू हो गया था। जी, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैं उस समय आई थिंक आई वाज स्टडीइंग इन 4th-5th क्लास, तो हम लोग ना जलंधर रेडियो स्टेशन सुनते थे जी, क्योंकि उस समय तो रेडियो ही होते थे जी, और इधर से पाकिस्तान का लाहौर स्टेशन भी आता था, क्योंकि वो भी पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, मेरे को अभी भी याद है जब वो पाकिस्तान वाले बोलते थे कि दे रगड़ा दे कुफर नु दे रगड़ा, मतलब कुफर मीन्स वो कुफर कहते हैं हिंदूज को, काफिर को, तो दे रगड़ा दे कुफर नु दे रगड़ा। और यहाँ से पंजाब में जब जलंधर वाले पोएट्री बोलते थे, वो करते लैन आए लाहौर दे गए दर्रा हाजी पीर दा, लैन आए कश्मीर दे गए दर्रा हाजी पीर दा, निकल गया तमाशा पाकिस्तान दी तकदीर दा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग सुनते थे। हम लोग को उस समय तो बहुत समझ में नहीं आती थी, बट ये वर्ड्स बड़े अपील करते थे और वो चीज हमको समझ में आती थी। और यही हुआ कि उनका जो सोच थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब इंडियन आर्मी ने एंटर किया तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई, बैटल ऑफ असल उत्तर, जो हमने खेमकरन सेक्टर, बैटल ऑफ असल उत्तर, मतलब इसको हम कहते हैं रियल बिफिटिंग रिप्लाई। क्या हुआ कि हम एंटर कर गए, उधर इच्छुगिल कैनाल थी, इच्छुगिल कैनाल में इनके पैटर्न टैंक्स जो कि 50-50 किलोमीटर चले थे, नए थे, इनको खैरात में मिले हुए थे अमेरिका से, उनके पास नाइट विजन कैपेबिलिटी थी, जबकि हमारे टैंक थे उनके पास नाइट विजन कैपेबिलिटी नहीं थी, उनकी रेंज ज्यादा थी, प्रिसीशन ज्यादा था, हमारे पास राउंड रिकोशिएट भी हो जाते थे, मतलब टकरा के चले जाते थे। इनके सब होने के बावजूद भी हमने आगे तक गए। जब इन्होंने पैटर्न टैंक निकाले तो हमने विड्रॉ करना शुरू किया। खेमकरन में एक हॉर्स शू शेप का ना हमने डिफेंस पोजीशन ले ली, और फिर जब ये घुसते चले आए, इनको आने दिया, हम विड्रॉ करते गए, और पीछे से खेमकरन नाले से पानी छोड़ दिया गया टैक्टिकली, तो पानी सारा उस एरिया में भर गया, इनके टैंक्स उसी एरिया में दब गए और एज ए सिटिंग डक बन गए, और एक एक करके टैंक उड़ाएगा। तो एक दिन में असल उत्तर क्षेत्र में इन्होंने 45 टैंक तोड़े, उनका ब्रिगेडियर, एक मेजर जनरल पकड़ लिया गया, कई उनके ऑफिसर्स मारे गए, ट्रूप्स मारे गए। तब इनका जो एडवांस था कि हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और दिल्ली में जाके रात में खाना खाएंगे, उसी दिन चकनाचूर हो गया। मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और उन हथियार आपको खैरात में मिल गए, लेकिन उसको चलाने के लिए जो दिमाग है वो उनमें
नहीं रहा, टैक्टिकल नहीं थे वो, एक ओवर कॉन्फिडेंस में ना कि हमारे पास आ गया तो हम जीते जिताए हैं। टेक्नोलॉजी यदि कहना किसी कौवे के हाथ में चीजें लग जाएं तो वो कोई मोर नहीं बन जाएगा जी। तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ जी। तो ये इसका पूरा पटाक्षेप कैसे हुआ? क्योंकि जब हम आप जैसा बता रहे हैं कि हम लाहौर के आउटस्कर्ट तक यानी कि बॉर्डर तक पहुंच गए थे लाहौर के, और काफ़ी जगह भारतीय सेना ने एडवांसमेंट ले लिया, लेकिन हम कई बार पाकिस्तानियों की जुबानी सुनते हुए कहते हैं कि 1965 में हम जीते। हालांकि अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को समझ में आ रहा है पाकिस्तानियों को कि वो उनकी कहीं भी फतेह हासिल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान का जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इसका पटाक्षेप कैसे हुआ, और फिर उसके बावजूद भी मतलब इस कदर लताड़े पिटने और पैटर्न टैंक हारने के बावजूद भी पाकिस्तान ऐसा झूठ कैसे बोल पाता है कि साहब 65 की जंग में तो हमने फतेह हासिल की थी? सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान बोलता है, ये 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे मनाता है, मतलब रक्षा दिवस। रक्षा क्या है? 6 सितंबर को इंडियन आर्म फोर्सेस ने आईबी क्रॉस किया था। आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर हमने पंजाब से क्रॉस किया था। जब क्रॉस करके हम उधर लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान साइड में, ये इनका कहना है कि हमने पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी को रोक दिया। हमने देश की रक्षा के लिए, अपना डिफेंस के लिए हमने 6 तारीख को इनसे लड़ाई लड़ी है। इंटरनेशनल बॉर्डर जब पाकिस्तान ने इंडिया ने जरूरत की तो हमने रोक दिया। ये झूठ है, क्योंकि ये तो 1 तारीख को घुस चुके थे। क्योंकि झूठ का पुलंदा पाकिस्तान शुरू से 1947 नहीं, मैं तो कहूंगा मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम से ही है। जब से ये पाकिस्तान का कंसेप्शन शुरू हुआ था तब से पाकिस्तान में झूठ का पुलिंदा है। और ये झूठ बढ़ते बढ़ते स्टेज में आ गया कि खुद ये 1 तारीख को छम जोड़िया में एक्टर किए हैं, और हम भी हाजी पीर 28 तारीख को अगस्त को क्रॉस कर कैप्चर कर चुके थे। इसके बावजूद ये 6 तारीख को अपने लोगों को दिखाने के लिए देखो हम जीते हैं, और अपना फेस सेविंग करना था। आप ये बताइए कि कोई भी अटैक किया जाता है वो एक मोटिव के साथ किया जाता है। पाकिस्तान का क्या मोटिव था? ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या मोटिव था? कि हम कश्मीर को अलग करना और इंडिया को टेबल पे लाना है कि कश्मीर के साथ निगोशिएट करें। ड्रास्टिकली फेल हुआ। 3 वेव्स में आदमी भेजे, उसको चेंज कर दिया इन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड सलाम में, एक्सटेंड कर दिया, पूरी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। उसका क्या मोटिव था? कश्मीर को अलग करना। क्या वो कर पाए? नहीं। जब हमने लार्ज स्केल पे ऑपरेशन शुरू किया, जब पंजाब में और राजस्थान में इनको अपनी ट्रूप्स वहां से विड्रॉ करनी पड़ी, छम जौड़िया में इनको ऑपरेशन बहुत खत्म कर देना पड़ा ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ना इनको ट्रूप्स डाइवर्ट करनी पड़ी। इतनी फोर्सेस पाकिस्तान के पास भी नहीं थी। वेपन तो भले आ गए थे, आर्मी तो उतनी नहीं थी ना। जब हमको, हमारे साथ एक और भी था, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना ने 64 में एटॉमिक ब्लास्ट किया था, और हम ये थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पावर गेम दूसरा शुरू हो जाए चाइना की तरफ से। तीसरा, 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को जो कुछ एरिया गिफ्ट कर दिया था सक्षम वैली का, तो ये चाइना कहीं उसके फेवर में खड़ा ना हो जाए उस गिफ्ट के अपोजिट में, क्योंकि 2 ही साल हुए थे। तो हम, वो भी था, और हमने अपनी ट्रूप्स चाइनीज बॉर्डर पे लगा रखी थी कि आगे कोई मिस एडवेंचर चाइनीज ना कर पाए, उनको रोकने के लिए। इसके बावजूद भी हमने लार्ज स्केल पे प्लेस देखते हुए पंजाब में एंटर किए, और पंजाब पाकिस्तान का हार्ट है। पाकिस्तान को जो दिल कह दो ना, वो पंजाब में बसता है। उसको बाकी कराची से, खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से कोई मतलब नहीं है। लाहौर पे अटैक मतलब पाकिस्तान के दिल के ऊपर अटैक। और जब हम लाहौर के आउटस्कर्ट में पहुंच गए, हमने भी ना वॉर को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि आप इन बिल्ट एरिया में वॉर लड़ते हो तो 1:6 का रेशियो चाहिए आपको, तकरीबन। मतलब क्या कि यदि आप 6 ब्रिगेड लोगे तो उनकी 1 ब्रिगेड का मुकाबला वहां कर पाओगे, तब आप उनको न्यूट्रलाइज कर पाओगे। शहरी क्षेत्र में, इन बिल्ट क्षेत्र में या जो शहरी क्षेत्र में, क्योंकि बाकी जमीनी की लड़ाई तो आप 1 to 1 में लड़ लोगे। हिल्स की लड़ाई के लिए दूसरा रेशियो होता है, पर शहरी क्षेत्र में दुश्मन कहाँ छुपा है उसको निकालना मुश्किल है। इसलिए हमने लाहौर में एकदम एंटर नहीं किया, पर प्रेशर बना के रखा। इससे लाहौर ऑलमोस्ट आधा खाली हो गया था जी। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान निगोशिएशन टेबल के लिए आतुर हो गया जी। हमने भी उस समय, क्योंकि सीज फायर के लिए फिर ये सीज फायर हुआ सितंबर एंड में, और ये वॉर स्टेल पे हुई। फिर इसमें रशिया पड़ा बीच में, और ताशकंद में फिर आपको मालूम है बाकी तो एग्रीमेंट हुआ।
वहाँ लाल बहादुर शास्त्री गए, अयूब खान आए एंड लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ उनका देहावसान हो गया। और ये भी जो है ताशकंद फाइल्स जो है को खोले जाने की वो जरूरत हम है। अभी उसका डिस्कशन नेक्स्ट एपिसोड में जरूर करेंगे। वो एक नया एक एपिसोड है, बिल्कुल बिल्कुल ताशकंद फाइल्स जैसे डिफरेंट एपिसोड है जी। कि उसमें भी सस्पिशियस है पाकिस्तान का हैंड उसमें है। पाकिस्तान की चाल काफी जो एरिया हमने जो जीत लिया था उसे हमने नेगोशिएशन टेबल पे ये वापस हुआ करना पड़ा। 1965 में जो जब वॉर का रिजल्ट जो एग्रीमेंट हुआ कि जो एरिया हमने जीत लिया है, हमने खेमकरन उस एरिया काफी जीत लिया था, हम प्लेन्स में हम ज्यादा थे, काफी ज्यादा थे। हाजी पीर भी जीत लिया, हाजी पीर जीता हुआ था। ये प्रॉपर दर्रा था जो पीर पंजाल रेंज से ये पुंछ से को लेकर ऊपर बारामूला क्षेत्र को मिलाता था जी। तो पीर पंजाल क्रॉस करने के लिए ये एक दर्रा था। इसको लॉन्ग टाइम से यूज किया जा रहा था। लॉन्ग टाइम का मतलब ये जब ब्रिटिशर्स टाइम से भी अपना मुगल टाइम से भी इस दर्रे को यूज करते थे। खुशनसीब हूं सर, मैं उस जगह को खुद देख कर आया हूँ। आप देखिए आए? बहुत अच्छा, पर दूर से देख सकते हो। आजकल तो वहां जाने का तो कोई सौभाग्य नहीं मिलेगा, बट वो एक इम्पोर्टेंट था जिसको इंडिया ने कैप्चर किया, वो हमको वापस करना पड़ा। वो शायद ना करते तो एक आज हमारा वो प्रॉपर लिंक होता और हम और ज्यादा स्ट्रांग होते जी। बिल्कुल। और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर पे किया, पर 71 के बाद में ये नहीं हुआ। आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊं, 1971 के बाद में ये डिसाइड हुआ था शिमला एग्रीमेंट में कि जो एलओसी पे कैप्चर किया हुआ है, जिसने जितना पकड़ लिया वो अपने पास रखेगा, जिसने जितना लूज कर दिया वो लूज हो गया, बट आईबी पे वापस आ जाएंगे, वो एग्रीमेंट हुआ। चलिए, तो यानी कि कहा जा सकता है कि जो दिसंबर आप जो बता रहे हैं कि दिसंबर 1964 में 63 से जो ऑपरेशन जिब्राल्टर की नींव जो रखी गई और जो ख्याली पुलाव उन्हें बनाना शुरू किए थे वो चकनाचूर हो गए सितंबर आते आते 1965 में, और पाकिस्तान नेगोशिएशन टेबल पे आया। और जैसे कि हमेशा होता है वो वर्ल्ड कम्युनिटी से बोलता है कि साहब त्राहिमाम हमें बचाओ, और वर्ल्ड कम्युनिटी इंटरफेयर करती है। लेकिन दर्शकों को ये बात बहुत समझने की होगी कि डिप्लोमेसी कितनी महत्वपूर्ण होती है, लीडरशिप कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज की तारीख में भारत जो है वो किसी के नेगोशिएशन टेबल पे उनकी शर्तों पे बात करने को तैयार कतई नहीं होगा, और भारत वही करेगा जो भारत चाहता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विच फॉर्चुनेटली वी आर हैविंग राइट नाउ। कर्नल साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन बेंगल को लेकर दी। दर्शकों, आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? और कर्नल साहब के जरिए हम और भी ऐसे प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहेंगे जहां पे भारतीय सेना के शौर्य और हमारे शूरवीरों, हमारे वीरों के बारे में, हमारे महावीरों के बारे में आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो चक्र है, वो आपको इसी गौरव से दूर करने के लिए, आपको गर्व की अनुभूति ना हो सके, आपको हमेशा अपने दीनहीन होने का एहसास हो, आपका अंदर का स्वाभिमान जागृत ना हो सके, ये पूरा का पूरा सिस्टम या विदेशी ताकतें इसी में लगी रहती हैं। इसलिए हमारा ये मकसद है कि आपको हमारे भारतीय सेना के उन वीर गाथाओं के बारे में बताएं जहां पर वो संसाधन के ना होने के बावजूद भी अपने हौसलों के बलबूते पर दुश्मन के ना सिर्फ दांत खट्टे करते हैं बल्कि उनके घर में घुसकर मारने का मादा भी रखते हैं। कर्नल साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी और पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। धन्यवाद आशुतोष, थैंक यू वेरी मच सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर एक ऐसा ख्याली पुलाव साबित हुआ जो उसे कभी नहीं भूलेगा। उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तो उन्होंने अपनी आवाम को जरूर मूर्ख बनाया, ये कहकर कि हमने तो साहब जीत लिया, लेकिन वो कुछ दिखा नहीं पाए। और उसके चंद साल बाद ही, यूं कहें कि 1971 में ही पाकिस्तान की आवाम को ये भी पता चल गया कि ये सिर्फ पिटते ही नहीं है बल्कि हाथ खड़े करके, हाथ ऊपर खड़े करके अपनी गर्दन नीचे झुका के सरेंडर भी करते हैं। और उसके बाद से पाकिस्तान की दुर्गति होना आपने लगातार देखा है। हमें बहुत ही अफसोस होता है कि एक समय अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और अब इसकी पूरी की पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ अपने ही पिता, यानी जहां से वो पैदा हुआ है, उसके ऊपर वार करने पे लगी रहती है। इन सब के क्या कारण है उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। फिलहाल अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।
लोकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती।